नीमचपुर नाम के गांव में शीतल अपने माता पिता के साथ रहती थी। शीतल अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, इसलिए घर के ज्यादातर काम वही करती थी। शीतल अब जवान हो गई थी, इसलिए उसके घर वाले अब उसके लिए लड़के देखने लगे। फिर एक रोज जब शीतल बकरियां चरा कर घर पहुंची, तभी उसकी माँ, बिटिया तू आ गई, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। कल से तुझे बकरियां चराने ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या कह रही हो माँ? अगर मैं बकरियों को नहीं लाऊंगी तो फिर हमारी बकरियां खाएंगी क्या? बिटिया अब तुझे इन सब की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब तेरे पिताजी ने तेरा ब्याह तय कर दिया है। लेकिन माँ, बगैर देखे मुझे किसने पसंद कर लिया? अरे कुछ दिन पहले जब तू विमला की बेटी की शादी में गई थी ना, तभी तेरी होने वाली सास ने तुझे देख लिया और तुझे पसंद कर लिया। 10 दिन बाद ब्याह है तेरा। ये सब सुनकर शीतल को बड़ा अजीब लगा, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई क्योंकि यही नीमचपुर गांव की परंपरा थी। कुछ दिन बाद शीतल की शादी मयंक से हो जाती है। अपने ससुराल पहुंचकर रात में शीतल अपने बड़े से कमरे को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। उसकी शादी एक बड़े घर में हुई थी। उसका घर बहुत छोटा था, लेकिन ये घर बहुत बड़ा था। अगली सुबह शीतल उठ गई, तभी उसकी सास उससे बोली, अच्छा सुनो, मैंने सुना है कि तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। जी माँ जी, मेरे हाथ का बना हुआ खाना जो भी खाता है वो कभी कभी उंगलियां चाटने के साथ साथ अपनी उंगलियां भी खा जाता है। अच्छा, तुम्हें खाने में क्या क्या बनाना आता है? मुझे हर तरह के पकवान बनाने आते हैं। तुम्हारे बारे में यही सुना था मैंने, इसीलिए फट से तुम्हें यहाँ ब्याह कर ले आई। इतना बोलकर शीतल की सास ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट निकाल ली और उस लिस्ट में देखते हुए शीतल की ओर देखकर बोली, सुनो बहू, आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए मेरे परिवार को तुम्हारे हाथ का नाश्ता खाना है। मुझे मटन करी, शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, नान रायता, दही भल्ले, रसमलाई, गुलाब जामुन, ये सब बहुत पसंद है, इसलिए जल्दी से तुम बना कर ले आओ। और तुम्हारी ननद को आलू पूड़ी और ससुर को मूली के पराठे और हाँ, तुम्हारे पति को सैंडविच। तभी उसका देवर करण वहाँ आता है। भाभी, मुझे सुबह सुबह छोले भटूरे खाने की आदत है। मैं सुबह सुबह मसालेदार खाना पसंद करता हूँ। उन सब की फरमाइश सुनकर शीतल को चक्कर आते हुए महसूस होने लगे। तभी उसकी सास बोली, जाओ बहू, अभी से नाश्ता बनाने में जुट जाओ, फिर तुम्हें दोपहर का खाना भी तो बनाना है। शीतल चुपचाप रसोई में जाकर सबकी फरमाइश के पकवान बनाने में जुट गई। सबकी फरमाइश के पकवान तैयार करने में ही उसे 4 घंटे लग गए। सब बड़े मजे से वो पकवान खाने लगे। ऐसे ही दोपहर हो गई कि तभी शीतल की सास एक लंबी लिस्ट हाथ में लेकर किचन में आकर बोली, बहू, ये दोपहर के भोजन की लिस्ट है, अब तुम्हें दोपहर का भोजन बनाना है। शीतल दोपहर का खाना बनाने में जुट गई। उस लिस्ट में भी सास ने कई तरह के पकवान लिख दिए थे। ऐसे ही खाना बनाते, सब काम निपटाते बनाते बनाते शाम हो गई। शीतल का थक कर बुरा हाल हो चुका था। अब उसका आराम करने का दिल कर रहा था। वो किचन से बाहर निकली थी कि तभी उसकी सास फिर से नई फरमाइश लेकर आ गई। अरे कहाँ जा रही हो बहू, अभी तो तुम्हें शाम का नाश्ता भी बनाना है। जा, मेरे लिए पनीर और पालक के पकौड़े तल दे। जी माँ जी। माँ जी का पेट है या कुआं जो भरता ही नहीं। शाम का नाश्ता तैयार करने के बाद वो अपनी सास को देने जाती है। ये लीजिए माँ जी। वाह वाह, पकौड़े। अच्छा माँ जी, वो मैं आराम। काम? हाँ बहू, काम तो तेरे लिए है, सबके लिए डिनर भी तैयार करना है। ये लो, इस लिस्ट को ध्यान से देख लो। वो सब पकवानों की लिस्ट देखकर शीतल हैरान रह जाती है। उसकी चटोरी सास ने फिर से कई तरह के पकवानों की लिस्ट तैयार कर दी थी। फिर शीतल रात का डिनर बनाने में जुट गई। थक हार कर रात 11 बजे शीतल अपने रूम में पहुंची ही थी कि तभी उसका पति मयंक उससे बोला, क्या बात है, तुम तो बहुत थकी हुई लग रही हो। अजी, आपका परिवार कितने पकवान खाता है? नाश्ते में अलग, लंच में अलग, डिनर में अलग। रोज ऐसे ही नए नए पकवान माँ जी बनवाएंगी तो मेरा तो हाल ही बुरा हो जाएगा। सुबह से इतने पकवान बनाने के चक्कर में मैं तो खाना खा ही नहीं पाई और किसी ने मुझसे खाने तक को नहीं पूछा एक बार। अब मुझे भूख भी लग रही है। ओह, ये बात है। वैसे मैं तो बाहर से खाना खा कर आया हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए किचन से कुछ खाने को ले आता हूँ। लेकिन कुछ देर बाद मयंक खाली हाथ वहाँ पर आ गया। क्या हुआ जी, आप खाना नहीं लाए? शीतल, खाना तो सारा खत्म हो गया। क्या कह रहे हो आप? सुबह के 6 बजे से रात 10 बजे तक खाने में तरह तरह के पकवान बना बना कर मेरी हालत खराब हो गई और अब आप कह रहे हो कि खाना खत्म हो गया। अब नहीं है तो मैं क्या करूँ, मुझे नींद आ रही है यार, मैं सोने जा रहा हूँ। उस रात शीतल गुस्से से भूखी सो गई। फिर अगली सुबह फिर से अपनी सास की फरमाइश के पकवान तैयार करने में जुट गई। ऐसा ही कई दिन तक चलता रहा। वो सारा दिन अकेले में रसोई में खाना बनाती, लेकिन उसकी सास कभी उसकी मदद के लिए नहीं आते। फिर एक रोज, बहू, पकवान बन गए तो जल्दी से टेबल पर परोस दे, या तेरी गरीब माँ आएंगी तेरे मायके से खाना परोसने।
अपनी सास के ताने सुनकर शीतल जल्दी जल्दी पकवान लेकर बाहर आती है। पकवान खाते हुए सास बोली, ये क्या? ये मलाई कोफ्ते में नमक कैसे कम हो गया और दही भल्ले में कितना तेज हो गया। जा अब ये दोनों चीजें फिर से बना कर ला, सारा मूड खराब कर दिया। मैं सुबह से लेकर शाम तक खाना बनाने में ही लगी रहती हूँ माँ जी। इतने पकवान बनाकर अब मेरे बस की बात नहीं है फिर से पकवान बनाना। अपना मुंह बंद कर। तुझसे पूछा नहीं जा रहा है कि मैडम का मूड है बनाने का या नहीं, तुझे तो बस बताया जा रहा है। अरे तुझे खाना बनाने के लिए यहाँ पर लाए हैं, वरना तू झोपड़पट्टी में रहने वाली इस बंगले की बहू क्यों बनती? अरे इसलिए क्योंकि हमें खाना बनाने वाले की जरूरत थी जो हमें बढ़िया बढ़िया खाना खिला सके। जा अब जो बोला है वो कर जाकर। शीतल चुपचाप अपनी आंखों में आंसू लिए हुए किचन में चली गई और रोते हुए अपने आप से बोली, अब समझ आया कि ये लोग मुझे यहाँ पर किसी 5 स्टार होटल की नौकरानी बना कर लाए हैं। इतना बोलकर शीतल रोते रोते खाना बनाने लगी। सारा दिन अपनी सास की फरमाइश के पकवान बनाकर अब वो दिन पर दिन कमजोर होती जा रही थी, क्योंकि वो जितना भी खाना बनाती उसे रात में खुद भूखा ही सोना पड़ता। ऐसे ही एक दिन शीतल सो रही थी कि तभी उसके कानों में एक बच्चे की आवाज टकराई। वो आवाज सुनकर शीतल अचानक से उठकर बैठ गई। ये बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? तभी फिर से उसके पेट से एक बच्चे की आवाज आई। वो घबरा कर उठकर बैठ गई और अचानक बेहोश हो गई। तभी मयंक शीतल को तुरंत अस्पताल लेकर चला गया। देखिए घबराने की जरूरत नहीं है सर, आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है, इनके गर्भ के अंदर बच्चा है जो कि बहुत कमजोर है। इनके खाने पीने का ध्यान रखिए और इन्हें आराम कराइए। कुछ देर बाद मयंक शीतल को लेकर घर आ गया। डॉक्टर की बात सुनकर शीतल समझ गई कि कल रात जो बच्चा उससे बात कर रहा था वो दरअसल उसके गर्भ में पल रहा उसका बेटा ही था। शीतल अपनी सास से बोली, माँ जी डॉक्टर ने मुझे आराम करने की सलाह दी है और साथ ही साथ खाली पेट नहीं रहने की भी सलाह दी है। अरे तो हमने तेरे कौन से हाथ रोके हैं खाने के लिए? माँ जी मैं दिन भर खाना ही बनाती हूँ, मगर मुझे रात में भूखा ही सोना पड़ता है और दोपहर में तो खाने का समय ही नहीं मिलता। देख बहू, हमारे लड़के के लिए एक से बढ़कर एक बड़े घराने के रिश्ते थे, मगर हमने तुम्हारे जैसे गरीब घर में रिश्ता करके तुम्हारे ऊपर एहसान किया है। अब ज्यादा चू चपड़ मत करो और जाओ जाकर खाना बनाना शुरू कर दो, और हाँ बढ़िया से पकवान बनाना। शीतल की बातों का उसकी सास पर कोई असर नहीं पड़ा। वो फिर उनके लिए पकवान बनाने में लग गई। ऐसे ही रात हो गई। शीतल अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी कि तभी उसके कानों में उसके बच्चे के रोने की आवाज आई। शीतल तड़पते हुए अपने पति मयंक को सारी बात बताती है। पागल हो गई हो क्या शीतल? ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है, सो जाओ। अगली सुबह जब शीतल की आंख खुली तो वो बेहोश होकर गिर पड़ी। मयंक जल्दी से उसे अस्पताल लेकर गया। शीतल को देखकर डॉक्टर मयंक से बोला, मैंने आपसे कहा था ना कि इनके खाने पीने का ध्यान रखिए, मगर इनका चेहरा देखकर लग रहा है जैसे काफी दिनों से भूखी हैं और इनकी कोख में पल रहा है इनका बेटा भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। हमें इमीडिएट इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो इनकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर कैसे भी करके मेरी पत्नी की जान बचाइए, नहीं तो मेरी माँ मेरे परिवार के लिए पकवान कौन बनाएगा। कुछ घंटे बाद शीतल को ऑपरेशन हो गया। उसे पता लग गया था कि उसका बेटा अब इस दुनिया से जा चुका है। चलो शीतल, घर पर सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पता है बेचारी माँ को 2 दिन से बाजार का खाना खाकर गुजारा करना पड़ रहा है। ये सुनकर शीतल गुस्से में आकर बोली, मैं घर जाने से पहले कहीं और जाऊंगी। कहीं और? लेकिन कहाँ? शीतल चुपचाप पुलिस स्टेशन चली गई और सारी घटना महिला एसएसपी को बताते हुए बोली, इन सबको गिरफ्तार कर लीजिए। मेरे ससुराल वालों ने मेरे बच्चे की हत्या की है। इन सबको जेल में बंद कर दीजिए। अगर तुमने पहले ये बात पुलिस को बताई होती तो शायद आज तुम्हारा बच्चा जिंदा होता। पुलिस ने उसके सभी ससुराल वालों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल में डाल दिया। शीतल ने मयंक को तलाक दे दिया। उसने हमेशा के लिए उन सबसे नाता तोड़ दिया और अपने मायके वापस लौट आई। कुछ समय बाद एक बहुत ही अच्छा लड़का उसे मिला जिससे उसकी शादी हो गई। अब वो खुशी खुशी अपने परिवार के रंजीत, आखिर कब तक हम इस मकान में सड़ते रहेंगे? हर बार तुम यही कहते हो, अब लेंगे नया मकान, तब लेंगे नया मकान। तुम जानते नहीं हो अंजलि, शहर के बीचों बीच मकान है अपना, और ऐसी प्रॉपर्टी मिलना बड़ी बात है। और बस थोड़ा पुराना ही तो हुआ है। यहाँ हर सुख सुविधा है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं जंगल के बीचों बीच नया मकान बना देता हूँ। अरे आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो हमें पड़ता है ना, जो सारा दिन इस छोटे से मकान और तंग गलियों में दम घोट घोट कर जीते हैं। और क्या फायदा ऐसी सुख सुविधा का जहाँ हमारा दम घुटता हो। अपनी पत्नी के कहने पर रंजीत प्रॉपर्टी डीलर से बात करता है, जो उन्हें नदी के उस पार एक प्लॉट दिखाता है। अरे ये नाज पीटा डीलर कहाँ ले आया हमें? अब क्या नदी में चप्पू चलाकर उस ओर जाएंगे हम? अरे ऐसी लोकेशन ज्यादा समय तक खाली नहीं रहती, होटल वाले जल्दी से लपक लेते हैं। अरे इतनी खुली जगह पर सांस लेने में भी कितना अच्छा लगेगा आपको, रिश्तेदारों में खूब नाम हो जाएगा आपका। देखो ना रंजीत, घर के आगे नदी बह रही है। जब 2 मंजिला मकान बनाएंगे ना तो सबके यहाँ पर्सनल कमरे होंगे, और जब बालकनी में खड़े होंगे ना तो ठंडी ठंडी हवा आएगी। हाँ भाई साहब, अब मत सोचिए और ले डालिए। अब डीलर और पत्नी के कहने पर रंजीत अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर वो प्लॉट ले लेता है
और शहर के बीचों बीच बने अपने घर को किराए पर दे देता है। फिर कुछ महीनों बाद, अरे आप तो ऑफिस जा रहे थे, वापस क्यों आ गए? अरे बोट पर लोगों की भीड़ हुई पड़ी है, बिल्कुल भी जगह नहीं थी बैठने के लिए। तो अब दूसरे रास्ते से चले जाओ। तब तो मैं आधे दिन के बाद ऑफिस पहुंचूंगा, अब आज रहने देता हूँ, छुट्टी कर लेता हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा, और कल सुबह टाइम से उठ जाना तो शायद आपका बोट में नंबर आ जाए। अब दिन में जाकर आप सब्जी ले आइएगा। रंजीत कुछ घंटे बाद बोट में बैठकर सब्जी लेने चला जाता है और कुछ देर बाद ढेर सारी सब्जियां लेकर घर लौटता है। अरे इतनी सारी सब्जियां, नदी के पास सब्जी मंडी का व्यापार खोलने का इरादा है क्या आपका? अरे मेरी माँ रोज कुश्ती लड़कर नाव में बैठकर बाजार से सब्जियां लाना मेरे बस की बात नहीं है। 2 हफ्ते की सब्जियां एक साथ ले आया हूँ, अब 15 दिन तक बिल्कुल सब्जी लाने के लिए नहीं कहना। फिर 2 दिन बाद, हाय रे मर गई, आग लगे इस नदी को। क्या हुआ माँ जी? अरे क्या हुआ क्या, घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी, इसलिए घर से टहलने निकली थी तो पूरी गली में नदी का पानी भरा हुआ था। हाय लगता है मेरी हड्डी चटक गई, हाय रे मर गई। अरे जल्दी से डॉक्टर को बुला, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन माँ जी यहाँ कौन सा डॉक्टर आएगा, इसके लिए तो हमें नदी पार करके जाना होगा। ऐसी जगह लाकर बसाया है तुम कमबख्त होने की यहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा। आप अंदर चलिए, मैं आपकी मालिश करके गर्म पट्टी बांध देती हूँ। रहने दे, कोई जरूरत नहीं है। ये सब जो भी हुआ है ना, सब तेरे कारण ही हुआ है। ना तो तू उस घर में सीलन की बदबू की शिकायत करती, ना तू घर छोटा है की रट लगाए रखती। माँ जी अब सारा इल्जाम मुझे अकेली पर ही क्यों डाल देती हैं? ये घर लेने का अकेला फैसला मेरा तो नहीं था ना। देख तू अब मेरा दिमाग खराब मत कर और मेरे बेटे को फोन कर, अब वही ले जाएगा मुझे। रणजीत जल्दी से घर आकर अपनी माँ को जैसे तैसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। अब बरसात का मौसम शुरू हो जाता है और नदी का पानी अब और भी बढ़ जाता है। अरे बेटा, ये नदी का पानी बाहर आ गया है, सब जगह कीचड़ ही कीचड़ हो गया है। माँ बरसात में तो शहरों के गड्ढे भी पानी से भर जाते हैं, और फिर ये तो नदी का किनारा है, तो कुछ दिन तो कीचड़ रहेगी। अब घर के बाहर कीचड़ होने से वो लोग बाहर भी नहीं निकल पाते। फिर कुछ दिन बाद उनकी बेटी रूही कमरे में खेल रही होती है कि तभी नदी किनारे से एक सांप उनकी खिड़की से होता हुआ घर में घुस आता है, जिसे देख रूही जोर जोर से चिल्लाने लगती है, आ मम्मी सांप सांप। वो सभी दौड़कर उस कमरे में आते हैं। रणविजय जैसे तैसे उस सांप को बाहर फेंकता है। हाय मेरी बच्ची, ये ना जाने कहाँ आकर फंस गए हम। तभी बाहर तेज हवाएं चलने लगती हैं और बाहर नदी किनारे की मिट्टी उनके घर के अंदर आने लगती है। हे राम, ये कहाँ आकर फंस गए हम, हमने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं न की जी? अरे तो घबरा क्यों रही हो, हमने शहर वाला मकान बेचा थोड़ी ना, किराए पर ही दिया, इसको बेचकर वापस वहीं चले जाएंगे। 3 दिन बाद अचानक नदी का पानी काफी बढ़ जाता है। खबर में दिखाया जाता है कि पड़ोसी राज्य ने बांध का पानी छोड़ा है और निचले इलाकों और नदी किनारे बसे घरों का बाढ़ में डूबने का घर है। फिर उनके घर एक नोटिस आता है। क्या लिखा है इसमें? माँ इसमें लिखा है कि हमें जल्दी से घर खाली करना होगा, और अगर ये घर खाली नहीं किया तो पड़ोसी राज्य से छोड़े गए इस पानी से बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा और घर तक डूबने का भी डर है। और अगर ये घर डूब गया और किसी की जान चली गई तो इसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अरे ऐसे कैसे चला जाएगा, इतने पैसे लगाए हैं इसे बनाने में। माँ भी ये सब सोचने का वक्त नहीं है, जान रहेगी तो ही रह पाएंगे ना इस घर में। चलो हम सब अपने शहर वाले घर में ही वापस चलते हैं। हमारा राज नहीं चल रहा मैडम, पूरे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर साल भर से पहले घर खाली करवाया ना किराएदारों से तो 1 साल का किराया हमें उनको देना पड़ेगा। अब जब तक टाइम पूरा नहीं होता हमें किराए पर ही कहीं और रहना होगा। अब वो किराए के घर में चले जाते हैं जहाँ हर वक्त मकान मालिक की कुड़कुड़बाजी रहती है। बड़ी मुश्किल से वो वहाँ पर कुछ महीने बिताते हैं, फिर साल पूरा होते ही अपने शहर वाले घर में वापस लौट आते हैं। माँ जी हमें अपना घर किराएदारों से वापस तो मिल गया, लेकिन आपको नहीं लगता कि उन्होंने इसकी कंडीशन पहले से भी ज्यादा खराब कर दी? अब तो कितनी स्मेल और घुटन हो रही है ना यहाँ। चुप कर तू, एक भी शब्द अपने मुंह से निकाला तो। अब जो है जैसा है हम यहीं रहेंगे, यही हमारा घर है अब, और यही मेरा आखिरी फैसला है। अपने पति के आगे अब अंजलि भी कुछ नहीं कह पाती और खुशी खुशी अब वहीं रहने लगती है।